सभी स्टूडेंटों को आज बीएसटी क्लास में स्वागत है। और आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि प्रत्येक शनिवार को बीएसटी का क्लास चलता है और इस प्रकार अगर प्रत्येक शनिवार को बीएसटी का क्लास चलता रहा तो निश्चित रूप से हम लोग जो इस लक्ष्य पर पहुंचना है वो लक्ष्य हासिल कर लेंगे। बस आप लोग को कुछ करना क्या है, बीएसटी के नोट्स अगर आप लोगों को मिल चुका है तो कोई बात नहीं है। जिन स्टूडेंटों को नहीं मिला है वो स्टूडेंट नेहा साइबर नागा रोड में जाएंगे और 225 रुपया देंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस कारण 7:30 से 8 के बीच में दुकान खुल रहा है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में बताया बात हुआ उस बीच में जाएंगे और आप अपना नोट्स ले लेंगे। नोट्स अगर वहाँ लेने में किसी प्रकार की परेशानी हो रहा है तो एट टाइम उसी जगह से कॉल करके हमसे बात करिएगा, आपका सोल्यूशन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और रहा बात की बीएसटी पढ़ रहे हैं, नोट्स मिल गया तो आप कर क्या रहे हैं, आप सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं और नोट्स देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को आ रहा है कि सर इसका हम नोट्स बनाना पड़ेगा, एकदम 100% बनाना पड़ेगा। आपको एक कॉपी रखिए, जितने सवाल हम आपको पढ़ा दिए और पढ़ने के बाद फिर नोट्स को देखिए और तब अपनी भाषा में उसका आंसर 4 लाइन 5 लाइन में लिखने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने के और इस प्रकार बीएसटी का तैयारी भी हो जाएगा। यानी आपको अपना नोट्स बनाना है। इससे घर पर रहने से क्या कर रहे हैं, ये तो कभी किसी से नहीं पूछें कि सर मोबाइल व्हाट्सएप पर कितना देर है, फेसबुक पर कितना, ये तो कभी कोई नहीं स्टूडेंट पूछा है। कितना रहेंगे तो हमारे सेहत के लिए फ़ायदा होगा, जितना देर मन किया रहा तो उसमें इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट आपके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं लेकर आता है। अगर आपके जीवन में कुछ करना है, कुछ सोचना है, इसमें दिल लगाइए, मन लगाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 1 से लेकर 11 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं। और आज 11 नंबर से आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन शायद आप लोगों को याद है, संरक्षण का क्वेश्चन था और आज उपभोक्ता संरक्षण, ठीक राइट। हम लोग यहाँ तक यानी पिछले वीडियो में निश्चित रूप से देखा जाए कि ये 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका था और यहाँ तक यानी हम लोग का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है, इसमें नहीं देखना है, ठीक है। आज हम लोग का जो नया क्वेश्चन आया है 12 नंबर से देखेंगे और 12 नंबर से आज का जो भी मतलब शनिवार है, जो भी डेट है शनिवार है, यानी शनिवार को इस वीडियो में यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। तो 12 नंबर जो सवाल है पूछ रहा है कि प्रबंध और प्रशासन में क्या अंतर है। देखिए प्रबंध और प्रशासन यानी इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस नोट्स का बहुत बड़ी खूबी है कि 100% सवाल इस नोट्स से रहेगा। जो आपके पास नोट्स मिला 100% रहेगा। हम गेस लड़ाने का 100% क्वेश्चन लड़ाने की बात करते हैं, लिखना आपका काम है, आंसर आपको याद होगा तो लिखेंगे, इसलिए 100% इससे लड़ता है। निश्चित रूप से आप इसको ध्यान से देखिए। आइए जो पहला जो आंसर है प्रबंध और प्रशासन के अंतर, निम्नलिखित अंतर पहला देखिए। ऐसे ही अगर इसमें से देखते हैं सबसे पहले अर्थ के दृष्टि से लिख रहा है प्रबंध पूर्व संगठित समूह की सहायता से दूसरे से कार्य कराने की कला है। प्रबंध क्या होता है, देखिए प्रबंध एक ऐसी चीज है कि एक संगठित समूह से कार्य करा लेना, संगठित समूह से कार्य करा लेना प्रबंध होता है। लेकिन इसका देखिए प्रशासन का अर्थ निर्धारित उद्देश्यों के लिए नीति निर्धारण करना। जैसे देखिए आज बड़ी बड़ी कंपनी है, आज सरकार क्या कर रही है कि बहुत सारे सेक्टर को प्राइवेटीकरण कर रहा है। जैसे हम लोग देखने को मिलता है कि रेल जो टाइम पर नहीं आती है, टाइम से 2 घंटा 4 घंटा डिले चलती है। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरकारी प्रशासन काम करती है, इसलिए वहाँ डिले हो जाती है। लेकिन वही देखिए प्राइवेट कंपनी के हाथ में फ्लाइट है, 1 मिनट भी डिले नहीं जाती है। इसका मतलब है कि वहाँ प्रबंध काम कर रही है। इस प्रकार यह सिर्फ नीति बनाती है, नीति को निर्धारण कराने की कोशिश करता है प्रशासन, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। लेकिन प्रबंध किसी भी कार्य को कराने की कला है। कार्य आते हैं, कार्य के रूप में देखते हैं। दूसरा पॉइंट या प्रबंधकीय कार्य का निष्पादन कराता है या प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू कराता है। देखिए यह प्रबंधकीय काम मतलब जो कंपनी के अंदर में जो कार्य है उस कार्य को सही ढंग से निष्पादन कराना और सही तरीका से लागू करा देना प्रबंध है। जैसे या निर्णय की संबंधित
कार्य करता है, क्योंकि इसके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन प्रबंध द्वारा किया जाता है। यह कानून बनाता है, नियम बनाता है। प्रशासन क्या करता है? नियम बनाता है और उस नियम को प्रबंधक द्वारा अपने व्यवसाय में यूज कर लिया जाता है, बस इसका काम है। दूसरी बात है, जैसे अभी भारत में कानून लिखा गया था, कानून क्या है? प्रशासन है, प्रशासन है, उसने बता दिया कि ये जुर्म करने से ये सज़ा मिलेगा, लेकिन उसको अमल में लाने में पुलिस की काम होती है। पुलिस चाहे तो उसको लागू करा सकते हैं, तो पैसा घूसखोर हो, भ्रष्टाचार हो तो नहीं लागू हो सकता है। इस प्रकार यहाँ चला जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, निर्णय। निर्णय कह रहा है प्रबंध यह तय करता है कि इसके किसके और कैसे कराना है। देखिए, जब प्रबंध का काम ये होता है कि यह तय किया जाए कि यह काम किसके द्वारा कैसे और कब कराना जाए, ठीक है। जबकि प्रशासन का काम होता है यह निर्धारित करता है कि कब और क्या किया जाना चाहिए। देखिए, ये होता है कि कब और क्या होना चाहिए, प्रशासन कहता है, और ये क्या करता है? कैसे और किससे कराना चाहिए। मतलब यह काम का ढांचा तैयार कर दिया और उस ढांचा को कराने के लिए प्रबंधक के पास भेज दिया जाता है। कार्य की प्रकृति या क्रियात्मक प्रकृति है, मतलब यह होने वाला तभी काम होगा, यह निर्णय लिया जाता है। सिर्फ इसमें निर्णय लिया जाता है, काम करना होता है प्रबंधक माना होगा। स्तर या मध्य स्तर की संबंधित है। इसका संबंध मध्य स्तरीय है, जबकि इसका संबंध उच्च स्तरीय होता है। प्रयोग, इसका प्रयोग व्यवसायिक उपक्रम के लिए किया जाना चाहिए। देखिए, प्रबंधक का प्रयोग व्यवसायिक उपक्रम बिजनेस में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग गैर व्यापारिक संस्था के लिए किया जाता है, जैसे मिलिट्री, सरकारी विभाग। देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो प्रबंधक है वह व्यापार के लिए संबंध रखता है और प्रशासन मिलिट्री, सरकारी विभाग में होती है। इस प्रकार दोनों का डिफिनेशन आप अपने स्तर से मिला जुला के लिखेंगे, काम चलेगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि 100% आंसर आपको सेम नहीं लिखना, आपको मतलब अपने इस बात को अपने स्तर से लिख सकते हैं। क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो ये नहीं देखा जाता है कि बच्चा किस गेस्ट पेपर से लिखा है, किस टीचर से पढ़ा हुआ नहीं देखा जाता है। वहाँ देखा जाता है कि बस लिखा है, सेंस से जा रहा है उस प्रश्न का आंसर में, तो उसको दिया जाता है, उसको दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, बाकी चीज़ें इस वीडियो क्लास में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। निवेदन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेदन प्लानिंग, इसका इंग्लिश क्या होता है? प्लानिंग। निवेदन प्लानिंग और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कैसे? सवाल भी आई है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत बार। निवेदन जो प्लानिंग होता है, क्या निरंतर चलना चाहिए? जैसे क्या होता है कि हमको रक्सौल से बाबा धाम जाना है और पैदल जाना है, तो रोज चलना पड़ेगा ना, ये थोड़े कि आज चल के 5 दिन बैठ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, निरंतरण होने वाला है। देखिए, इसके बारे में लिख रहा है कि निवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था के साथ ही प्रारंभ होती है। देखिए, निवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्था के साथ ही प्रारंभ होती है और संस्था के समाप्त होने पर ही समाप्त होती है। देखिए, अगर हम कोई प्लान कर लिए और कोई संस्था चालू करिए तो चालू कर दिए तो चलता रहेगा, वो उस दिन तक चलता रहेगा जब तक उस व्यापार समाप्त नहीं कर दीजिएगा, तब तक चलता रहेगा। अर्थात जब तक कोई संस्था चल रही है, नियोजन प्रक्रिया भी चलती रहती है। एक प्रबंधक जब अपना कार्य करता है तो जैसे ही पहला कार्य देखेंगे थोड़ा सा, जैसे ही पहला कार्य पूरा होता है फिर दूसरे कार्य के लिए योजना बनाना पड़ता है और ऐसे काम चलता रहता है। देखिए, ये निवेदन जो होता है ना, ये बिजनेस का सबसे पहले एक रनिंग प्लॉट है। इसमें हम कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना है तो एक जगह से पूरा नहीं होता है। हम प्लान बनाए कि हम चिप्स बनाएंगे, चिप्स बन गया, ऐसा नहीं कि बन गया तो मेरा प्लान खत्म हो गया। अब चिप्स कैसे मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाने के लिए फिर सोचना, मार्केट में गया तो कैसे बिकेगा, इन सभी पर प्लान बनाते रहना, निरंतर करते रहना एक निवेदन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। इसका ऐसे इसमें औपचारिक थोड़ा ऊपर से हम लोग पढ़ लिए, फिर रिपीट करके थोड़ा सा सवाल मिल रहा है, देखेंगे। औपचारिक संगठन से अभिप्राय क्या है? संगठन की किन्हीं 2 सीमाओं की सूची बनाए। औपचारिक अनौपचारिक संगठन माने औपचारिक अनौपचारिक संगठन क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसकी 2 सीमाओं का विवेचन करें। यही आपसे सवाल है, लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों में सवाल पूछ सकता है।
अनौपचारिक संगठन का तात्पर्य, अनौपचारिक संगठन का तात्पर्य, अनौपचारिक संगठन का तात्पर्य कार्यस्थल पर लोगों का स्वतः स्थापित समूह से है। अनौपचारिक संगठन का तात्पर्य कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित संबंध से है। अनौपचारिक संगठन ऐसे संगठन है जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती है बल्कि स्वतः ही हो जाती है। जैसे देखिए, अनौपचारिक संगठन थोड़ा सा समझिए, हम लोग सब कोई घर में बैठे हैं, अपने अपने मुहल्ला में बैठे हैं, कोई हम लोग संगठित नहीं थे, अपने अपने घर में टीवी बाल बच्चे के साथ बैठे हैं। अचानक आग लग गया किसी घर में, तो ऑटोमेटिक वहाँ जो समूह खड़े होते हैं जो उस आग को बुझाने के लिए पानी डालते हैं या जिस प्रकार का भी प्रयास करते हैं, वह एक संगठन बन गया। तो यह संगठन जानबूझकर तो नहीं बनाएगा, परिस्थिति पर बन गया, परिस्थिति पर बन गया। इस प्रकार के संगठन के कोई जानबूझकर नहीं करता है, स्वतः हो जाता है। इस संगठन का मुख्य विशेषता आपसी संबंधों को मैत्रीपूर्ण सहयोग पर। भूकंप आया, अचानक भूकंप आया, लोग घर से भाग गया, किसी का घर ढह गया, सब लोग मिलकर उसके सहयोग करता है, ये अचानक बन गया। और इसका उद्देश्य होता है मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण प्रकृति का होता है। बस इस संगठन का उद्देश्य यही होता है। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा सा देर देखते हैं इसको। समूह परंपराओं का दबाव। देखिए, ये जो संगठन होता है इसका सीमाएं पूछा गया दो। समूह परंपराओं का दबाव, अनौपचारिक संगठन में सदस्यों पर समूह के परंपराओं का पालन करना दबाव रहता है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि समाज में रहते हैं तो एक समाज का एक कल्चर होता है, एक नियम होता है। हम लोग अपने इंडियन कल्चर में रहते हैं तो इंडियन कल्चर का बहुत लोग, पुराने लोग मान सम्मान देते हैं, आज भी नया पीढ़ी नहीं दे रही है, ठीक है। तो उसका एक पालन करना पड़ता है। जिस समाज में रहते हैं उस पुराने परंपराओं को पालन करना पड़ता है। और इस समूह में एकत्रित हुए कर्मचारियों को द्वारा प्रबंध अधिकारी का विरोध हो जाता है। इस प्रकार कह रहा है कि इस समूह में एकत्र हुए कर्मचारियों को द्वारा प्रबंध और अधिकारियों का विरोध हो जाता है। यानी यह जो होता है, यह समूह व्यापार में देखा जाए तो मान लीजिए व्यापार में सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, अचानक किसी के साथ प्रबंधक या कंपनी के मैनेजर या किसी अधिकारी द्वारा झूठ मूठ को सताया जाए तो सारे कर्मचारी इकट्ठा होकर उसका विरोध करने लगते हैं। यानी अनौपचारिक विषय पैदा हो गया। तो हम अपने कर्मचारी को बचाने के लिए हम लोग सब कोई मिल गए। कार्य क्षमता में कमी। अब पढ़िए, अनौपचारिक संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कार्य क्षमता में दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। नियम तथा कार्य क्षमता में अभाव होने के कारण कर्मचारी की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए, अनौपचारिक संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी की कार्य क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। नियम तथा कार्य क्षमता में अभाव होने के कारण कर्मचारी की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। मतलब निकल के आ रहा है कि अनौपचारिक संगठन मतलब ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, शुरू में कोई संगठन बनता है और उसमें बहुत लक्ष्य नहीं होता है, तो धीरे धीरे संगठन में लोग काम करना छोड़ देते हैं और स्वतः क्या होता है, वह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताए। देखिए, आज वैज्ञानिक प्रबंध ही है कि हम आपको सामने इस टाइप अपने सिस्टम पर बैठकर आपको पढ़ा रहे हैं। ये वैज्ञानिक प्रबंध का कमाल है। ये वैज्ञानिक प्रबंध है, बहुत सारे सिस्टमों को जोड़कर आज आपको शिक्षा, हम इस दैविक या इसको कहा जाए कोरोना वायरस का जो वैश्विक प्रभाव है, फिर भी हम लोग क्लास चला रहे हैं। इसका एक कारण है कि ये वैज्ञानिक प्रबंध है। हमने वैज्ञानिक प्रबंध की अपने कोचिंग के अंदर और आप उसका शिक्षा ले रहे हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का निम्न सिद्धांत होता है, विज्ञान न कि रूढ़िवादी। देखिए, यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण पद्धति के आधार पर किया जाता है। किसी काम को पुराने पद्धति पर अपनाते नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे एक पुराना पद्धति था कि हम लोग कोचिंग जाकर पढ़ते थे, आज ऐसी पद्धति आ गई है कि आज हम चाहे तो अपनी पढ़ाई को अगर जारी रखना है, पढ़ने का मन है तब, नहीं पढ़ने के लिए तो भगवान ब्रह्मो जी आके पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ेगा। तो इस वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं
अब कहें कि हम ही कहें कि पद्धति नहीं अपनाएंगे। भाई आज पूरा वर्ल्ड अपना लिया, पूरा दुनिया अपना लिया, एक से एक नामी गिनामी कोचिंग था, सब अपना लिया, उनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं। तो क्या किए, वह सिस्टम के अनुसार रूढ़िवादी नीति को छोड़कर अपना लिए, यानी बल्कि हर समय नए नए, देखिए, बल्कि हर समय नए नए प्रयोग द्वारा नवीनतम पद्धति खोज करने के अपने काम को सरल बनाने के प्रयास करना चाहिए। देखिए वैज्ञानिक सिस्टम क्या होता है कि हर बार इंसान को नई पद्धति खोजते रहना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए कि लोगों का मनोरंजन हो, लोगों को रुचि बढ़े और काम आसानी ढंग से किया जा सके। ठीक है, अब आया सहयोग न कि व्यक्तिवाद। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को आपसी सहयोग की जानी चाहिए। टेलर, राइटर का नाम है टेलर, इन सुझाव दिया है कि परमापक निर्धारण प्रबंध के श्रमिक समूह के रूप में इस कार्य के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारण होता है, उत्तरदायित्व जन्म देता है। देखिए जब वैज्ञानिक प्रबंध होता है तो उसमें सारे लोगों को काम बांट दिया जाता है और उस काम को ढंग से करते हैं। कोई व्यक्ति को ऐसा एहसास न हो कि हम पर काम थोपा जा रहा है, बल्कि उस व्यक्ति को ऐसा एहसास हो कि हमारा एक उत्तरदायित्व है, इस काम को निश्चित रूप से हम करेंगे। फिर अगला जो पॉइंट है इसका, इसमें लंबा लंबा आंसर है तो आप लंबा लंबा नहीं करेंगे, आप शॉर्ट अगर मान के लिखेंगे तो अपने कॉपी के हाफ पेज में, छोटा वाला कॉपी होगा जो किलो वाला कॉपी खरीदते थे जिसमें अकाउंटेंसी बना, तो उसमें हाफ पेज में लिख लीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा बड़ा हम लोग लिखे क्योंकि मालूम है कि स्टूडेंट लोग जब पढ़ते हैं तो अगर 100% मैट्रिक में आप रट कर गए थे, परीक्षा के समय में आपका देखिएगा उसमें से आधा भोर पड़ गया रहता था। इसलिए अगर थोड़ा इतना लिखते हैं तो परीक्षा में थोड़ा कम होगा, तो परीक्षा में जो कम होगा उसके लायक हो जाएगा। निवेदन न कि तर्जवाद, वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे अंतिम सिद्धांत निवेदन नहीं तत्वार्थ। इसके अनुसार किसी कार्य को मनमाने ढंग से न करके बल्कि नियोजन अथवा योजना के अनुसार करना चाहिए। देखिए कह रहा है कि इसमें मतलब सीधा बात थेथराई नहीं करना चाहिए। नियोजन क्या है, एक प्लान पर काम करना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित योजना होता है और एक निश्चित कार्यक्रम तथा नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए। ये हुआ नियोजन। इस प्रकार हम लोग नियोजन पढ़े। नियोजन करके बहुत सारा सवाल इसमें मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग संयम करके सभी सवाल का डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग तो आराम से बैठकर मोबाइल में कान में ईयरफोन लगा लिए होंगे और फैन चला कर देख रहे होंगे। सोचिए हम कितना कष्ट में प्रत्येक दिन क्लास लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ एसी नहीं है, क्योंकि एसी के कभी व्यवस्था ही नहीं रहता। हम लोग का काम अक्सर रहता था बच्चे को बीच में जाकर पढ़ाना, फिर स्कूल जाना, इससे हर बार मौसम मतलब गर्माहट में ही रहते थे। तो एसी लगाने का मतलब जानते क्या होता है, तबीयत खराब हो जाता है। क्योंकि सुबह आप लोग को पढ़ाते थे, वहाँ भी गर्मी, कोचिंग में भी गर्मी, तो थोड़ा फैन चलता था तो गर्मी था भी, लेकिन फैन हमारे ऊपर तो चलता था तो थोड़ा काम चल जाता था। इसलिए एसी के कभी प्लान किए नहीं थे। अब तो देखिए अब एसी का प्लान किया जाएगा। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। नहीं, इसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं अभी तक आप लोग के लिए। पैसा कब कमाएंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अभी विक्रम का भी बैच किए तो 199 रुपये मंथली दे रहे हैं। उसमें जानते हैं सिर्फ हम खर्चा निकाल रहे हैं कि खर्चा जो लगा उसको निकल जाना चाहिए। अभी पैसा कमाने के टाइम नहीं है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के अभिभावक जो नेपाल में काम करते थे या कहीं दूसरी जगह काम करते थे, किसी कारण से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और पैसा देने में असमर्थ है। हम चाह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई चलता रहे, बस आप अपने मोबाइल में नेट पैक भराइए। और 12 क्लास के बच्चे का जो फी हम लोग होली तक तय किए तो उसमें बहुत सारे दे दिए थे। कुछ लोग नहीं दे पाए तो वो लोग दे, क्योंकि उन लोगों को देना जरूरी है, उन लोगों को देने से ही सहयोग से चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में अभी एसी लगाने की कंडीशन में हम भी नहीं है। अब जब भी लग जाए, जैसे भी लग जाए, अभी तो रूम रेंट ऐसे ही लोड बढ़ रहा है डायरेक्ट वहाँ का, और फिर यहाँ भी इंटरनेट चार्ज वगैरह सब देना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा तकलीफ तो हमको हो रहा है, लेकिन आप लोग अपने फैन चलाकर आप सुविधा अनुसार पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आने वाला समय में ये अपना एक पर्सनल स्टूडियो तो हल्का बन ही गया, लेकिन एक अच्छा स्टूडियो हम बनवाएंगे और जिस स्टूडियो में सारे कुछ लैस रहेगा। और हो सकता है कि आगे से आइंदा से जो भविष्य में हमसे जुड़े रहिएगा तो निश्चित रूप से हमको कोई दिक्कत नहीं होगा और अपने घर से लाइव क्लास वगैरह सब चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। ऑफलाइन तो चलता ही रहेगा, ऑनलाइन भी चलता ही रहेगा, क्योंकि अब ये बात रक्सौल तक सीमित नहीं है कि आप मेरे पास आकर पढ़ते हैं। आज मोतिहारी से
हम बता ही दिए थे कि 54 स्टूडेंट वीडियो खरीदते, इसे करते करते बहुत सारे स्टूडेंट बाहर के वीडियो खरीद रहे हैं। तो ये रेगुलर क्लास ऑनलाइन चलता रहेगा, ऑफलाइन खुल जाएगा, कोरोना भगवान चले जाए जल्दी से। तो ऐसे दशा में हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे और जिनको ऑनलाइन पढ़ना वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, सारी सुविधा हम एक साथ लेकर चलेंगे। चलिए खुशी की बात है कि इस आपात की घड़ी में एक नया चीज़ हमारे साथ जुड़ गया और हम बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, इसलिए अभी बहुत पैसा लगा है इसमें। और आप लोग कोशिश करिए कि जिनका फी बाकी है वह जो कम बेच दिए हैं वो भी फी अब देते रहें, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप फिर बैक लॉक सिस्टम है, सब में परमिट करना जा रहा है। अभी तत्काल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञापन की परिभाषा दीजिए, इसकी निम्नलिखित विशेषताओं को समझाइए। देखिए विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है प्रचार प्रसार। जो टीवी देखते हैं, समाचार देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म मूवी देखते हैं, टीवी देखिएगा बीच में प्रचार खो जाता है। आज के डेट में यूट्यूब पर भी जाते हैं तो बीच में प्रचार खो जा रहा है, पेपर भी पढ़ते हैं तो आधे पेपर में प्रचार खो जाती है। मतलब निकल के आता है कि सब जगह प्रचार प्रसार होती है और प्रचार प्रसार के कारण ही आज क्या है, आज बहुत सारा चीज़ों को प्रचार के मार्फत से हम लोग जानकारी कर रहे हैं, जान रहे हैं। इसीलिए पूछ रहा है विज्ञापन की परिभाषा दीजिए। तो ही विज्ञापन है, उसी के बारे में डिफिनेशन के रूप में हम लिखे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। देखिए साधारण ढंगों में देखिए, साधारण ढंगों में विज्ञापन का अर्थ लोगों को किसी वस्तु, सेवा, विचार या संदेश से अवगत कराना है। जैसे टीवी पर प्रचार आ जाता है कि भाई ये वस्तु आ गया, वस्तु का प्रयोग कीजिए, तो लोग धीरे धीरे वस्तु के बारे में जानता है, तब दुकानदार के पास जाता है, खोई ना तो लोग लेता है। मतलब आज के डेट में हर चीज़ का प्रचार होता है। हम अपने टीवी पे देखते हैं तो अप्रॉक्स नया वस्तु जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रचार के मार्फत से देकर वहाँ पहुँचे रहते हैं, यानी प्रचार जरूरी है ताकि विज्ञापनकर्ता मतलब विज्ञान प्रचार करने वाले की वस्तु, सोच, विचार, संदेश अधिक लोकप्रिय और स्वीकृत हो जाए। मतलब कह रहा है कि आज के डेट में जितने वस्तु का विज्ञापन हम लोग कराते हैं, हम ही अपना प्रचार करते हैं, क्योंकि हम बच्चे के पास जाने कि मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे पास भी थोड़ा मोड़ा जानकारी है, आप लोग आकर पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम तो घर घूम कर बच्चे को बुला नहीं सकते हैं, हम किसी टीचर को मीट चावल खिला नहीं सकते हैं, भाई आओ मीट चावल खिलाओ, लेकर लिया के दो। हम चूँकि अपना पढ़ा कर बच्चे को लाते हैं, मेरे पढ़ाई पर बच्चे आते हैं, सीधी सी बात है। आपने मेरे पास आया तो आपने देखा होगा सर का पढ़ाई अच्छा लगा, तब आए, चाहे जैसे भी जिसके मार्फत से जाने, जिसके दोस्त हैं। तो ये होता है, हम अपनी चीज़ों को दूसरे जगह प्रचार करना ही होता है। स्टैंटन के अनुसार विज्ञापन में वे सभी क्रियाएं शामिल है जो एक समूह को किसी दूसरे वस्तु और सोच विचार के सेवा से अवगत कराना, ताकि विज्ञापनकर्ता लोकप्रियता को सक्रिय करते हैं। मतलब सीधा सा फंडा है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई भी नई वस्तु की अगर जानकारी हम देना चाहते हैं, अपने सेवा के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो विज्ञापन की सहारा लेना पड़ेगा और इस सहारे से हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, तो इसकी आइए विशेषताएं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विशेषताएं आप लोग के मन में चलता होगा, लेकिन आप थोड़ा सा डेफिनेशन में देख लेते हैं। पहला है, थोड़ा सा इसका कलर बदल देते हैं। देखिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी, आप देखिए कैसे हो रहा है। विज्ञापन एक प्रेरक संचार है जिसका माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है। विज्ञापन क्या है? किसी वस्तु को उपभोक्ता से संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम है। दूसरा, विज्ञापन अव्यक्तिगत प्रस्तुति और अनुग्रह है। इसमें विक्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि धारक के साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलता है। देखिए हम अपना प्रचार करते हैं, पढ़ना है तो पढ़ो, दुकानदार अपना फैक्ट्री, अपना टीवी प्रचार करने, खरीदने तो खरीदो, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करता। यानी यह बहुत अच्छा साधन है, अपने वस्तु को बताते हैं लोग को खरीदना तो खरीदे। विज्ञापन में विज्ञापक का नाम स्पष्ट किया जाता है कि यह विज्ञापन दिए गए विचारों को स्रोत है। जो विज्ञापन हम प्रचार करें, जैसे मिल्क का प्रचार करें तो स्ट्रॉन्गा बताएंगे, शैम्पू का प्रचार करें तो हेयर का बताएंगे। यानी हम अपनी वस्तु के बारे में बताते हैं कि वस्तु कहाँ यूज किया जाएगा और कितना फायदेमंद है। विज्ञापन प्रदत्त होता है। विज्ञापन के माध्यम से भुगतान करके विक्रेता अपने संदेश को पहुँचाता है। यानी विज्ञापन प्रचार प्रसार करके क्या करता है, अपने वस्तु को बारे में बताता है कि भाई ये वस्तु हम लोग आप लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। विज्ञापन में वस्तु और सेवाओं का ही नहीं,
संस्था के और विचारों को भी प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन क्या करता है, अपने उपभोक्ताओं के बीच में इस बात को रखने के प्रयास करता है कि वह जो वस्तु है वह किस तरह का है, किस प्रकार का है, कहाँ तक आपके लिए लाभदायक है, आप उसको खरीदें और हमारी सेवा से लाभ लें। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 17 नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अगला शनिवार को। हम लोग प्रयास करते हैं किस तरह पढ़ेंगे, जैसे जैसे परीक्षा के दिन नज़दीक आएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि दशहरा जैसे मौसम आता है, दशहरा के टाइम में ज़्यादा, चूँकि अब कोचिंग तो खुल नहीं रहा और ऐसे क्या कहा जा सकता है कब खुलेगा कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसी मार्फत से काम चलाना होगा। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि अभी तो थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, हम लोग क्लास EPS का भी लेंगे, BST चल रहा है, BST चलेगा आराम से, BST कवर कर जाएगा, निश्चिंत रहिए। APS भी कवर हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम जाएगा। पहले तो आप जितने अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए, जो नए पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए, इसको देखिए करिए, इतना करते रहते हैं तो हम लोग कहीं से दबाव में नहीं है, कहीं से पीछे नहीं है। हम लोग बिहार में बताते हैं, पूरे बिहार में हम लोग जिस तरह अपने सिलेबस को आगे लेकर चल रहे हैं, लगातार कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रहा है, ऐसा कहीं व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे शिक्षक लोग आए, इंग्लिश वाले आए थे, अकाउंट वाले आए थे, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बिहार बोर्ड के सिलेबस पर आए, 10 दिन 15 दिन चलाया, फिर जय श्री राम हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हमने अपना कंटिन्यू सिलेबस लेकर चला हूँ और आप लोग कंटिन्यू लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। और हम लोग कहीं से सिलेबस में पीछे नहीं है। आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग सिर्फ अपना जो वर्क दिया जाता है उसको पढ़िए। ऐसे जो आपके दोस्त संगति आप पेमेंट नहीं कर पा रहे उनको ये बोलिए भाई कर दो, ये 5,000 की लालच मत करो। एक मोतिहारी जाकर रहेगा तो महीने के 5 रुपये खाने पीने रूम में खर्चा हो जाएगा। लोग 5,000 रुपये में साल भर पढ़ाते हैं, कहाँ ज़्यादा फी लेते हैं, ये आपकी भरम है। पटना में बच्चा जाता है तो एक रूम का किराया 5,000 रुपया लगता है। 5,000 रूम का किराया पटना में देता है, ज़रा सोचेंगे 5,000 रूम का किराया देता है। वहाँ के टीचर पटना में जो पढ़ाते हैं कॉमर्स, उनकी बात बताते हैं। आज आप मंडे को पढ़िएगा तो फिर मंगलवार को नहीं पढ़ाएंगे, फिर बुधवार को आपको पढ़ाएंगे, फिर गुरुवार को छुट्टी, यानी सप्ताह में 3 दिन ही क्लास आपको मिलते हैं। उनका फी 10,000 रुपया होता है 12 क्लास का, 10,000 रुपया लेंगे। पटना में रहिएगा, रूम किराया लगेगा, खाना बनाइएगा, पकाइएगा, अपना कपड़ा अपने खींचिएगा, सब करने के बाद कुत्ता के दशा सहने के बाद पढ़ाई भी अच्छा नहीं होता है। और हम लोग तो 5,000 पूरे साल भर पढ़ा रहे हैं और 5,000 के नतीजे की सुविधा आपके पास पहुँच रहा है। दवा ठोक कर कहते हैं, कोई प्रूफ करके बताए कि अकाउंट का क्लास बिहार में कोई टीचर लगातार कंटिन्यू चला रहा है, नहीं चला रहा है। इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू चला रहा है, नहीं चला रहा है। सप्ताह में 2-3 वीडियो डाल के अपना प्रचार कर रहा है लेकिन कंटिन्यू नहीं चला रहा है। हमने कर रहा है, आप इसका फ़ायदा उठाइए और आप लाभान्वित होजिए, तभी जाके हम लोग का अच्छा रहेगा। चलिए तो आज की क्लास में हम आपसे विदा लेता हूँ और आशा करते हैं कि मंडे से हम लेकर आएंगे आपके इनकम एक्सपेंडिचर शीट जो बना रहे थे, अब बैलेंस शीट पढ़ना है तो आप आज पढ़ लीजिए इसको, एतवार के पूरा फिर रिमाइंड होके सोइए और मंडे के दिन पूरे ताकत एनर्जी से आइए, क्योंकि ज़रूरी है कि उस दिन टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम विदा लेता हूँ, सभी का दिन शुभ मंगलमय हो, धन्यवाद।